आपने इसे जरूर देखा होगा। एक शानदार गाड़ी या महंगे सूट में किसी गंभीर व्यक्ति की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, और उस पर मार्क ऑरेलियस का एक उद्धरण। कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा होता है, एक चट्टान बनो जिससे लहरें टकराकर टूट जाएं। क्या यह जाना पहचाना लगता है? यही तो अपने पूरे रंग में स्यूडोस्टोइकवाद है। आज हम जानेंगे कि इंस्टाग्राम के इन आधुनिक ज्ञानियों के साथ क्या समस्या है, और मैं वादा करता हूं, आप जानेंगे कि सच्चे स्टोइकवाद का कौन सा मुख्य विचार वे केवल अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे पूरी तरह से उलट देते हैं। तो आइए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। असली स्टोइकवाद एक प्राचीन यूनानी दर्शन है, जिसकी स्थापना जेनो ऑफ किटियम ने की थी। बाद में इसे सेनेका, एपिक्टेटस और वही सम्राट मार्क ऑरेलियस जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया। स्टोइकों का मुख्य विचार हास्यास्पद रूप से सरल लेकिन शानदार है। कुछ चीजें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है, जैसे हमारे विचार, प्रतिक्रियाएं और कार्य। और कुछ चीजें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे मौसम, दूसरों की राय और अतीत। स्टोइकों के अनुसार बुद्धिमत्ता इसमें है कि अपनी सारी ऊर्जा पहली श्रेणी की चीजों पर केंद्रित करे और दूसरी श्रेणी की चीजों को शांति से स्वीकार करे। तो छद्म स्टोइकवाद का सबसे पहला और शायद सबसे नुकसानदेह विचार या गलतफहमी है कि एक स्टोइक व्यक्ति पत्थर जैसा भावहीन चेहरा लिए होता है। आपको बताया जाता है, कोई मुसीबत आ गई, शांत रहो। आपका अपमान हुआ, कोई प्रतिक्रिया मत दो। बिजनेस सूट पहने टर्मिनेटर जैसी यह छवि सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय है। यह लोहे के समान आत्मनियंत्रण का विचार बेचती है, जहां कोई भी भावना एक कमजोरी है जिसे जड़ से खत्म करके छिपा देना चाहिए। लेकिन विरोधाभास ये है कि असली स्टोइक्स ने कभी भी भावनाओं से रहित रोबोट बनने की बात नहीं कही। वे भावनाओं को, या जैसा कि वे उन्हें मनोवेग कहते थे, मानव स्वभाव का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते थे। यह आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक संकेतक लाइट की तरह है। छद्म स्टोइक इस लाइट को बस निकाल फेंकने की सलाह देता है, ताकि यह परेशान न करे। समस्या मौजूद है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। यह आसान तो है, पर खतरनाक भी। वहीं एक असली स्टोइक उस लाइट को देखकर पूछता है, ठीक है, तुम मुझे क्या संकेत दे रही हो? क्रोध, भय, दुख, ये दुश्मन नहीं है, ये जानकारी है। दुनिया के बारे में हमारे निर्णयों और आकलन की जानकारी। स्टोइकवाद क्रोध को दबाने के बजाय उसका विश्लेषण करना सिखाता है। खुद से पूछना, मैं गुस्सा क्यों हुआ? क्या यह घटना वाकई मेरे गुस्से के लायक है? क्या मेरी प्रतिक्रिया तर्क संगत है? क्या आप अंतर समझते हैं? यह अंधाधुंध दबाना नहीं, बल्कि सचेत विश्लेषण है। यह कुछ भी महसूस न करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं का गुलाम न बनने के बारे में है। भावनाओं को दबाने के साथ साथ चलने वाली अगली गलतफहमी यह है कि उदासीनता को शांति मान लिया जाता है। आपने यकीनन उन लोगों को सुना होगा जो खुद को स्टोइक स्टोइक समझते हैं। बड़े गर्व से कहते हैं, मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं। वे इसे अपनी ताकत और अजेयता की निशानी मानते हैं, मानो वे इतने परिपक्व हो गए हों कि उन्हें कुछ भी प्रभावित न करे। लेकिन यह स्तोइक दर्शन नहीं, बल्कि कोरा शून्यवाद और उदासीनता है। असली स्तोइक शांति, जिसे अतारक्सिया कहते हैं, का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी बात से फर्क न पड़े। इसका मतलब यह है कि आप समझते हैं कि उन चीजों के बारे में चिंता करना जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, व्यर्थ और विनाशकारी है। कल्पना कीजिए कि बारिश हो रही है, जबकि आपको धूप चाहिए थी। एक नकली स्तोइक कहेगा, मुझे इस बारिश से क्या फर्क पड़ता है, अपने अंदर की निराशा को छिपाते हुए। वहीं एक असली स्तोइक सोचेगा, बारिश हो रही है, यह एक तथ्य है, मैं इसे रोक नहीं सकता, तो मैं अपनी योजनाओं को इसके हिसाब से कैसे ढालूं? वह वास्तविकता को अनदेखा नहीं करता और न ही ऐसा दिखावा करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे स्वीकार करता है। उदासीनता दुनिया के साथ जुड़ने से इनकार करना है। स्तोइक की शांति दुनिया और उसमें अपनी जगह की गहरी समझ का नतीजा है। यह मन की एक सक्रिय अवस्था है, निष्क्रिय इनकार नहीं। यह कमजोरी छिपाने वाला मुखौटा नहीं,
बल्कि ज्ञान से पैदा हुई शक्ति है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि कैसे यह तथाकथित स्टोइसिज्म यानी नकली स्टोइसिज्म जहरीली मर्दानगी के एक पूरे पंथ को बढ़ावा दे रहा है। क्या आपने ध्यान दिया है कि इस विचारधारा को अक्सर असली मर्द कैसे बने के रूप में बेचा जाता है? तस्वीरों में हम ऐसे सख्त, खामोश मर्द देखते हैं जो कभी मुस्कुराते नहीं। उन्हें सिखाया जाता है कि वे अडिग रहे, अपनी भावनाओं को किसी पर हावी न होने दें, कमजोरी न दिखाएं और कभी मदद न मांगे। भावनाएं वे तो औरतों और कमजोरों के लिए है। एक असली मर्द को चट्टान की तरह होना चाहिए, बस। तो आखिर में हमें क्या मिलता है? भावनात्मक अलगाव का एक नुस्खा। पुरुषों को असल में इंसान होने से ही मना कर दिया जाता है। उन्हें कमजोर होने से, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने से और अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने से रोका जाता है। कोई भी कोमलता या दयालुता एक कमी के तौर पर देखी जाती है, जबकि इसके विपरीत आक्रामकता और दूसरों पर हावी होने को एक सद्गुण के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन सबसे विडंबना यह है कि असली स्टोइक्स इस हास्यास्पद छवि के बिल्कुल विपरीत थे। मार्कस ऑर्नेलियस अपनी किताब मेडिटेशंस में अपने परिवार के बारे में प्यार से लिखते हैं और अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हैं। सेनेका तो दोस्ती और दया पर पूरे ग्रंथ लिखते हैं। उनकी ताकत बाहरी कठोरता में नहीं थी, बल्कि उनकी अंदरूनी दृढ़ता में थी, जो तर्क और सद्गुणों पर आधारित थी। वे न्याय और ज्ञान की तलाश में थे, न कि एक अल्फा मेल की छवि बनाने में। आज के इस नकली स्टोइसिज्म ने तो बस सहनशीलता के विचार को लिया और उसमें से हर मानवीय पहलू को निकाल दिया है। सिर्फ एक खाली ठंडी खोल छोड़ दी है। सोशल मीडिया के कथित ज्ञानियों की एक और पसंदीदा तरकीब है अपनी बेरुखी और कठोरता को सही ठहराना। आप निश्चित रूप से इससे दो चार हुए होंगे। कोई आपको कुछ चुभने वाली बात कहता है और जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो वह बड़े शांत भाव से जवाब देता है, मैं तो बस सच कह रहा हूं। यह स्टोइक सीधापन है। और बस साधारण सी बदतमीजी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एक उच्च सद्गुण में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति सच्चे दिल से मानता है कि वह बदतमीज नहीं, बल्कि एक कठोर लेकिन आवश्यक सत्य का वाहक है। वह खुद को एक ऐसे सर्जन के रूप में देखता है जो अनावश्यक भावनाओं के बिना सीधे घाव पर वार करता है। लेकिन वह भूल जाता है कि एक सच्चा सर्जन मरीज की भलाई के लिए काम करता है, न कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने या यह दिखाने के लिए कि वह कितनी निपुणता से अपने स्कैल्पेल का इस्तेमाल करता है। असली स्टोइकवाद कभी भी क्रूरता का लाइसेंस नहीं रहा। हाँ, स्टोइक लोग सच को महत्व देते थे, लेकिन वे इसे चार प्रमुख सद्गुणों के संदर्भ में महत्व देते थे: ज्ञान, न्याय, साहस और संयम। कुछ भी कहने से पहले एक सच्चा स्टोइक खुद से पूछता, क्या यह उचित है? क्या इससे व्यक्ति को मदद मिलेगी? क्या सच कहने की मेरी इच्छा केवल मेरे अहंकार से प्रेरित तो नहीं है? वहीं छद्म स्टोइक, नकली स्टोइक, सच को एक लाठी की तरह इस्तेमाल करता है। वह बस इससे वार करता है, अपनी काल्पनिक ईमानदारी का आनंद लेता है और परिणामों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। हमारे इंस्टाग्राम की दुनिया में एक और जाना माना किरदार है। वो है अकेला भेड़िया, द लोन वुल्फ। वो सिर्फ अपने लिए जीता है। उसे किसी पर भरोसा नहीं और वो किसी पर निर्भर भी नहीं। उसके लिए दुनिया एक जंगल है जहां सिर्फ ताकतवर ही जीवित रह पाता है। दूसरे लोग या तो उसके प्रतिद्वंद्वी हैं या फिर महज संसाधन। स्वार्थ की इसी विचारधारा को अक्सर स्टोइकवाद, एस्टोइसिज्म का चोला पहनाकर पेश किया जाता है। कहने वाले कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी इतना आत्मनिर्भर होता है कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर हम सच्चे स्टोइक दार्शनिकों के ग्रंथों को खंगालें, तो हमें एक ऐसी तस्वीर दिखेगी जो इस पूरी धारणा को ही धराशायी कर देती है। उनके अनुसार इंसान अपनी प्रकृति से ही एक सामाजिक प्राणी है। जैसे एक मधुमक्खी अपने छत्ते के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही इंसान भी समाज से अलग रहकर अपने स्वभाव को पूर्ण रूप से साकार नहीं कर सकता। उनका मानना था कि एक सदाचारी जीवन का एक मुख्य लक्ष्य समाज की सेवा करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पिता, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा नागरिक होना,
यही एक सच्चे स्टोइक के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। सम्राट मार्कस ऑरेलियस खुद को लगातार रोमन साम्राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाते रहते थे। पूर्वदास एपिक्टेटस सिखाते थे कि हम सब एक ईश्वरीय नाटक के कलाकार हैं और हमारा काम है अपनी भूमिका को, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो, बखूबी निभाना। वे पहले ऐसे विश्व नागरिक कॉस्मोपॉलिटन थे जो खुद को किसी एक शहर का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नागरिक मानते थे। तो जहां एक तरफ नकली स्टोइक दुनिया से खुद को अलग थलग करने के लिए अपने चारों ओर एक किला खड़ा करता है, वहीं सच्चा स्टोइक सोचता है कि इस दुनिया को सबके लिए कैसे बेहतर बनाया जाए। छद्म स्टोइकवाद की बात हो और संदर्भ से अलग किए गए उदाहरणों का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह उनका सबसे बड़ा हथियार है। वे किसी महान दार्शनिक के गहरे और बहुआयामी विचार में से बस दो चार लाइनें काट लेते हैं और फिर उन्हें किसी महंगी गाड़ी या शेर की तस्वीर पर चिपका देते हैं। नतीजा ये होता है कि वो उद्धरण ऐसे मकसद पूरा करने लगते हैं जो मूल लेखक के इरादों के बिल्कुल उलट होते हैं। उदाहरण के लिए, एपिक्टेट्स का मशहूर कथन है, लोगों को चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों के बारे में उनकी अपनी राय परेशान करती है। इंस्टा स्टोइकवाद में इसका मतलब ऐसे निकाला जाता है, क्या तुम्हें किसी ने ठेस पहुंचाई? ये तुम्हारी अपनी समस्या है, बस अपनी राय बदल लो। इसका इस्तेमाल दूसरों की भावनाओं को कम आंकने और जिम्मेदारी टालने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ये तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने ऐसा सोचना चुना। लेकिन एपिक्टेट्स का मकसद बिल्कुल कुछ और था। उन्होंने हमें सिखाया था कि हम उन चीजों की जिम्मेदारी लें जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी अपने विचारों और निर्णयों की। उन्होंने दूसरों के दुख दर्द के प्रति उदासीन रहने को नहीं कहा था। वे तो खुद पर काम करने की बात कर रहे थे। यह आत्मविश्लेषण का एक साधन था, न कि दूसरों पर हमला करने का हथियार। छद्म स्टोइक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक उपकरणों को मोटे और बेढंगे नारों में बदल देते हैं। वे ज्ञान को उसकी जटिलता और बारीकियों से बिल्कुल साफ कर देते हैं और फिर एक ऐसा उत्पाद तैयार करते हैं जो भले ही सुविधाजनक लगे, पर पूरी तरह से बेकार और कभी-कभी तो नुकसानदेह भी होता है। छद्म स्टोइकवाद के बेतुकेपन को उजागर करने वाला एक खास पहलू है इसका बाहरी सफलता पर अत्यधिक ध्यान। आइए अब इसी विषय पर बात करते हैं। सवाल उठता है, भला उस दर्शन का इससे क्या लेना देना जो धन, यश और रुतबे को तुच्छ समझने की सीख देता था? आखिर सच्चे स्टोइक तो इन चीजों को उदासीन मानते थे, यानी सच्ची खुशी और सदाचार के लिए इनका कोई महत्व नहीं था। एक ज्ञानी व्यक्ति चाहे सम्राट हो या दास, उसकी सदाचारिता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन जरा इंस्टाग्राम के स्टोइक की फीड पर नजर डालिए। वहां क्या दिखता है? महंगी घड़ियां, आलीशान गाड़ियां, सुडौल शरीर और कामयाब बिजनेस प्रोजेक्ट्स। स्टोइकवाद अचानक भौतिक सुखों और ऐशो आराम को पाने का एक जरिया बन गया है। यह उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोचिंग सिस्टम में बदल गया है जो लाखों कमाना चाहते हैं, परफेक्ट बॉडी बनाना चाहते हैं या बातचीत में अजेय बनना चाहते हैं। मार्कस ऑरेलियस के विचार, जिन्होंने सादगी में जीवन बिताया और हमेशा सत्ता के प्रलोभनों से जूझते रहे, अब आपको लेटेस्ट आईफोन खरीदने या किसी महंगे ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला लेने के लिए उकसाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह स्टोइक मूल्यों का पूर्ण रूप से उलटफेर है। सच्चे स्टोइक तो सिखाते थे कि धन और गरीबी दोनों ही आंतरिक शांति के लिए समान रूप से बेमानी है। वहीं छद्म स्टोइक कहते हैं, स्टोइक बनो और तुम अमीर बन जाओगे। यह सिर्फ एक विकृति नहीं है, ये पूरे दर्शन को ही सिर के बल खड़ा कर देना है। इस विचारधारा से निकला हुआ एक और बेहद लोकप्रिय लेकिन बेहद नुकसानदेह सलाह है, बस मजबूत बनो। सुनने में यह कितना अच्छा और प्रेरणादायक लगता है ना? लेकिन हकीकत में मुश्किल समय में किसी को दी जाने वाली यह सबसे जहरीली सलाहों में से एक है। जब कोई आपसे कहता है बस मजबूत बनो, तो वह असल में आपकी भावनाओं और परेशानियों को कम आंकता है।
जरा सोचिए, आपकी टांग टूट गई है और आपसे कहा जा रहा है, बस मजबूत बनो और चलते रहो। ये कितना बेतुका है ना? मानसिक पीड़ा के मामले में भी यह उतना ही बेतुका होता है। ये वाक्यांश कोई असली समाधान नहीं देता। ये समस्या से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाता। ये बस आपके सामने एक नामुमकिन काम रख देता है और अगर आप इससे नहीं निपट पाते तो आपको दोषी महसूस कराता है। यह एक गलत धारणा पैदा करता है कि हर समस्या केवल इच्छा शक्ति का मामला है और अगर आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बस पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। ऐसा दृष्टिकोण लोगों को अपनी कमजोरी को स्वीकार करने से रोकता है, दोस्तों, परिवार या विशेषज्ञों से मदद मांगने से रोकता है। सच्चा स्टोइकिज्म केवल मजबूत बनना नहीं सिखाता, बल्कि बुद्धिमान बनना सिखाता है। और बुद्धिमानी कभी-कभी अपनी कमजोरी को स्वीकार करने और उसे दूर करने के सही तरीके खोजने में निहित होती है, न कि सिर्फ यह दिखावा करने में कि वह मौजूद ही नहीं है। जाहिर है, दर्शन का इतना लोकप्रिय और सरलीकृत रूप एक उत्पाद में बदलना ही था। हम ज्ञान के व्यवसायीकरण को फलते फूलते देख रहे हैं। प्राचीन दर्शन, जो कभी जीवन जीने का तरीका था, एक ऐसी साधना जिसमें सालों का अध्ययन और मनन लगता था, आज सुपरमार्केट की शेल्फ पर एक उत्पाद बनकर रह गया है। अनगिनत कोर्स, मैराथन और ऐसी किताबें आ गई हैं जिनके आकर्षक शीर्षक हैं, जैसे 21 दिनों में स्टोइक बने या सफल व्यवसाय के लिए स्टोइक रहस्य। आपको ज्ञान थोक और खुदरा में खरीदने की पेशकश की जाती है। एक निश्चित रकम के बदले आपको स्टोइक सोच, अविचलित शांति और शाही आत्मनियंत्रण का वादा किया जाता है। दर्शन अब फास्ट फूड जैसा हो गया है, तेज, सुविधाजनक, सुंदर पैकेजिंग के साथ, लेकिन अंदर पोषक तत्वों के नाम पर शून्य। यह अब सद्गुणों की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं, बल्कि सफलता की दौड़ में एक और उपकरण मात्र है। समस्या यह है कि स्टोइकवाद कुछ ऐसे लाइफ हैक्स का संग्रह नहीं है जिन्हें आप 3 वेबिनार में सीख सकते हैं। यह नैतिकता, तर्क और भौतिकी की एक समग्र प्रणाली है। यह अपने आप पर, अपने विचारों पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर रोजाना किया जाने वाला एक अथक प्रयास है। यह एक आजीवन प्रक्रिया है, जबकि व्यावसायिक छद्म स्टोइकवाद तेज परिणाम का भ्रम बेचता है। यह वादा करता है कि आप ज्ञान के साम्राज्य में सीधे टिकट खरीद सकते हैं, बजाय इसके कि आप कदम कदम चलकर वहां पहुंचे। यहाँ स्वीकृति और भाग्यवादिता के बीच एक सूक्ष्म पर बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक हेरफेर होता है। स्टोइक विचारकों ने कहा था, जो आप बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करें। ये उनके दर्शन के मूल सिद्धांतों में से एक है। लेकिन छद्म स्टोइक इसे अक्सर इस तरह समझते हैं, कुछ मत करो क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय है। नतीजतन कर्म का दर्शन निष्क्रियता के दर्शन में बदल जाता है। जब व्यक्ति मुश्किलों का सामना करता है तो बस हाथ खड़े कर देता है और कहता है, यह तो किस्मत है। मैं इसे स्टोइक भाव से स्वीकार करता हूं। नौकरी से निकाल दिया गया, किस्मत। रिश्ते बिगड़ गए, किस्मत। वह यह भूल जाता है कि स्टोइक दर्शन दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है, जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और जिन्हें नहीं। भाग्य वह है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे कार्य, हमारी कोशिशें, ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। एक सच्चा स्टोइक नौकरी छूट जाने पर कहेगा, नौकरी जाने के तथ्य को मैं बदल नहीं सकता, यह मेरे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन मैं यह नियंत्रित कर सकता हूं कि मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया करूं। मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू कर सकता हूं, नए कौशल सीख सकता हूं, अपनी गलतियों का विश्लेषण कर सकता हूं। उसके लिए स्वीकृति कर्म की शुरुआत है, न कि अंत। छद्म स्टोइक स्वीकृति को निष्क्रियता के बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है। वह एक ऐसा भाग्यवादी बन जाता है जो बस धारा के साथ बहता चला जाता है, यह भूलकर कि उसके पास चप्पू भी है। इस राह पर अगला तार्किक कदम है कठोरता और सहानुभूति का अभाव पनपना। खुद को यह समझाकर कि दूसरों की भावनाएं और परेशानियां उनके बस में नहीं है। ये नकली संतोषी लोग सहानुभूति को कमजोरी समझने लगते हैं। किसी दोस्त की समस्याओं पर क्यों चिंता करनी है? आखिर वे उसकी समस्याएं हैं, मेरी नहीं।
किसी की मदद क्यों करनी है? हर किसी को मजबूत होना चाहिए और खुद ही अपनी मुश्किलों से निपटना चाहिए। इस तरह स्वार्थ का एक सुविधाजनक दर्शन बन जाता है। सहानुभूति, दयालुता, करुणा, इन सभी गुणों को अतार्किक भाव घोषित कर दिया जाता है, जिनसे एक बुद्धिमान व्यक्ति को छुटकारा पाना चाहिए। अंततः व्यक्ति अपने चारों ओर बर्फ की एक दीवार खड़ी कर लेता है। इसे अपनी बुद्धिमत्ता का किला मानता है। वह मानवीय समाज का हिस्सा बनना छोड़ देता है और केवल एक दर्शक बन जाता है, जो व्यस्त और भावुक लोगों को हेय दृष्टि से देखता है। लेकिन वह भूल जाता है कि सेनेका ने दया पर पूरे ग्रंथ लिखे थे। वह भूल जाता है कि मार्कस ऑरेलियस ने खुद को दूसरों की गलतियों के प्रति उदार रहने की लगातार याद दिलाई। सच्चे स्टोइक समझते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सहानुभूति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह गोंद है जो समाज को जोड़े रखता है। छद्म स्टोइक काल्पनिक अजेयता की तलाश में सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गुणों में से एक को खो देता है। वह ज्ञानी नहीं, बल्कि केवल एक अकेला और भावनाहीन व्यक्ति बन जाता है। आत्मनिर्भरता के विचार का एक और खतरनाक मोड़ सामने आ रहा है। मूल स्टोइक दर्शन में यह एक खूबसूरत अवधारणा है। यह कहती है कि सच्चे सुख और सद्गुण के लिए इंसान को बाहर से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। न धन, न प्रसिद्धि, न दूसरों की स्वीकृति उसे वास्तव में सुखी या दुखी कर सकती है। जरूरी सब कुछ उसके भीतर ही समाहित है, उसके मन में और सही चुनाव करने की उसकी क्षमता में। लेकिन इंस्टा गुरुओं के हाथों में यह विचार अपनी चरम सीमा तक विकृत हो जाता है। आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रितता में बदल जाती है। मुझे खुशी के लिए किसी की जरूरत नहीं है, यह वाक्यांश उनका आदर्श वाक्य बन जाता है। दूसरों के साथ संबंध एक बोझ, आंतरिक शांति के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखे जाने लगते हैं। दोस्ती, प्यार, परिवार, यह सब कुछ गौण हो जाता है, जिसे अपनी स्वतंत्रता के नाम पर आसानी से त्यागा जा सकता है। अंततः हमें एक ऐसे व्यक्ति की छवि मिलती है जो इतना आत्मलीन हो गया है कि उसे वास्तव में किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यह ताकत नहीं, बल्कि एक त्रासदी है। असली स्टोइक आत्मनिर्भर होते हुए भी अकेले नहीं रहते थे। वे दोस्ती को महत्व देते थे, अपने परिवारों से प्यार करते थे और समाज की सेवा भी करते थे। उनकी आत्मनिर्भरता एक ऐसी नींव थी जो उन्हें दुनिया के साथ स्वस्थ संबंध बनाने में सक्षम बनाती थी, न कि ऐसी दीवार जो उन्हें दुनिया से अलग करती थी। जबकि छद्म स्टोइक एक दीवार बनाता है और अंत में एक खाली कमरे में अपनी तथाकथित शक्ति के साथ अकेला रह जाता है। निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं की जड़ में अत्यधिक सरलीकरण है। कल्पना कीजिए एक जटिल घड़ी जिसमें सैकड़ों गियर, स्प्रिंग और संतुलन चक्र होते हैं, जिसे सर्वोत्तम शिल्पकारों ने सदियों की मेहनत से बनाया था। और अब जरा सोचिए कि किसी ने इसमें से निन्यानवे पुर्जे हटा दिए, सिर्फ दो सबसे बड़े गियर छोड़े और कहा, बस यही घड़ी है, इसे घुमाते रहो। स्टोइक दर्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नीति, तर्क और भौतिकी की एक जटिल बहुआयामी प्रणाली, जिसे दार्शनिकों ने वर्षों तक पढ़ा और आत्मसात किया था, उसे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 5-7 साधारण नियमों में समेट दिया गया है। जो नियंत्रित कर सकते हो उसे नियंत्रित करो, वर्तमान में जियो, मृत्यु को याद रखो। ये सभी विचार निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समग्र संदर्भ से अलग होकर वे अपनी गहराई खो देते हैं और महज सतही नारे बन जाते हैं। यह ऐसा है जैसे वॉर एंड पीस जैसे जटिल उपन्यास की गहराई को सिर्फ 2 पन्नों के सारांश से समझना। आप कहानी तो समझ जाते हैं, लेकिन उसकी सारी मनोवैज्ञानिक गहराई, हर बारीकी और लेखक की पूरी प्रतिभा को अनदेखा कर देते हैं। छद्म स्टोइकवाद हमें ठीक ऐसा ही संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है। यह जटिल सवालों के आसान जवाब देता है, जिससे हमें लगता है कि हम सब कुछ समझ गए हैं। लेकिन यह भ्रम हमें उस असली यात्रा पर निकलने से रोकता है, जहां हम एक सच्ची, गहरी और जीवन बदलने वाली दर्शन से रूबरू हो सके। कभी कभी छद्म स्टोइकवाद सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि बहस में एक असली हथियार बन जाता है। कोई व्यक्ति कुछ भारी भरकम वाक्यांशों और तार्किक युक्तियों को सीखकर
उनका उपयोग आत्म सुधार के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले पर हावी होने के लिए करता है। वह एक ऐसे शांत ज्ञानी की मुद्रा अपना लेता है, जो भावनात्मक उथल-पुथल से ऊपर उठा हुआ है। आपके किसी भी भावनात्मक तर्क को वह आसानी से यह कहकर काट देता है कि यह तो बस तुम्हारी धारणा है, हकीकत नहीं। वह आपको अतार्किक होने का आरोप लगाता है, यह कहकर कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम हो रहे हैं। वह आपकी भावनाओं को कम आंकने के लिए तथाकथित नियंत्रण की स्टोइक द्विविधा का उपयोग कर सकता है। जैसे, तुम उन चीजों की चिंता कर रहे हो जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये तर्कहीन है। नतीजतन एक सामान्य बहस एक मनोवैज्ञानिक खेल में बदल जाती है। ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य सत्य को खोजना नहीं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता साबित करना होता है। वह दर्शन को अपनी असुरक्षा छिपाने के लिए एक ढाल के रूप में और प्रतिद्वंद्वी को मूर्ख व भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस कराने के लिए एक तलवार के रूप में उपयोग करता है। यह स्टोइकवाद की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है, जो संवाद और तर्क को सत्य की सामूहिक खोज के उपकरणों के रूप में देखता था, न कि किसी और को नीचा दिखाकर अपनी अहमियत साबित करने के तरीके के रूप में। एक और बड़ी मूलभूत गलती है जीवन पर पूर्ण नियंत्रण के भ्रम में जीना। ये तथाकथित स्टोइक लोग प्रसिद्ध सिद्धांत के पहले हिस्से पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें, कि वे दूसरे उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से को लगभग पूरी तरह से भूल जाते हैं, और जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें। उनकी दुनिया में यदि आप काफी सक्षम या शक्तिशाली हैं, तो लगभग सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। वे एक ऐसे महामानव की छवि गढ़ते हैं, जो अपनी सोच और इच्छा शक्ति से अपनी वास्तविकता को आकार दे सकता है। बीमारियां, असफलताएं, आर्थिक संकट, यहां तक कि मृत्यु भी, इन सबको ऐसी चुनौतियों के रूप में पेश किया जाता है जिन्हें एक मजबूत इरादों वाले स्टोइस को पार करना ही चाहिए। और अगर उनसे कुछ नहीं हो पाता, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ठीक से कोशिश नहीं की, या वे पर्याप्त अनुशासित नहीं थे। यह भारी अपराध बोध और चिंता को जन्म देता है। व्यक्ति ये मानने लगता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके लिए वह पूरी तरह से खुद जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन आकस्मिकताओं, अनिश्चितताओं और उन चीजों से भरा है जो हमारे बिल्कुल भी बस में नहीं है। एक सच्चे एस्टोइक की बुद्धिमत्ता इस बात में नहीं है कि वह अनियंत्रित को नियंत्रित करने की कोशिश करे, बल्कि इसमें है कि वह इसे स्वीकार करने के लिए स्वयं में शक्ति और गरिमा खोजे। अपनी सीमाओं को पहचानना कमजोरी नहीं, बल्कि यथार्थवाद और विनम्रता का उच्चतम रूप है, जिसे ये तथाकथित एस्टोइस पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। स्टोइक दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक, जो आज के लोकप्रिय स्टोइक विचारों से लगभग गायब हो गया है, वह है प्रकृति के अनुसार जीना का सिद्धांत। यह सुनकर आधुनिक व्यक्ति शायद जंगल में टहलने या शहर से दूर रहने की कल्पना करेगा, लेकिन स्टोइक दार्शनिकों ने इस अवधारणा में कहीं अधिक गहरा अर्थ निहित किया था। उनके लिए प्रकृति का पहला अर्थ था एक तर्कसंगत और व्यवस्थित ब्रह्मांड। इसके अनुसार जीना यानी ब्रह्मांड के नियमों और उसमें अपने स्थान को समझना। और दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वे मानवीय प्रकृति की बात करते थे। हमारी प्रकृति क्या है? हम तर्कसंगत और सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए प्रकृति के अनुसार जीना का अर्थ है सद्गुणों की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना और दूसरों के साथ सामंजस्य में रहते हुए अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। छद्म स्टोइकवाद इस पहलू को पूरी तरह से अनदेखा करता है। इसका ध्यान व्यक्तिगत सफलता, एक निजी किले का निर्माण करने और अलगाव पर केंद्रित है। यह भूल जाता है कि एक सच्चे स्टोइक के लिए मनुष्य होने का अर्थ है मानवता का हिस्सा होना। सद्गुण स्वार्थी नहीं हो सकते। यह दूसरों के साथ हमारे संबंधों में प्रकट होता है, न्याय, दया और ईमानदारी में। इस मूलभूत सिद्धांत की अनदेखी करके छद्म स्टोइकवाद दर्शन के हृदय को निकाल देता है और केवल आत्मनियंत्रण के नियमों का एक कंकाल छोड़ देता है। एक और ऐसा पहलू जिसकी आजकल के इंस्टा स्टोइक्स बड़ी शिद्दत से रक्षा करते हैं,
वह है अपनी कमजोरियों को स्वीकार न करना। उनकी दुनिया में संवेदनशीलता दिखाना सीधे सीधे कमजोरी की निशानी है। अपनी गलती मानना, मदद मांगना या अपने असली जज्बात जाहिर करना, ये सब एक ऐसे स्वभाव की पहचान मानी जाती है जो एक सच्चे ज्ञानी के योग्य नहीं। उनके लिए एक स्टोइक को एक अभेद्य किले की तरह होना चाहिए, हमेशा मजबूत, हमेशा आत्मविश्वासी, हमेशा सही। लेकिन अगर हम सच्चे स्टोइक दार्शनिकों के निजी लेखों को देखें, तो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर नजर आती है। मार्कस ऑरेलियस अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेडिटेशंस मेडिटेशंस में लगातार अपनी कमियों का विश्लेषण करते हैं। वह संदेह करते हैं, अपनी अंदरूनी कमजोरियों से जूझते हैं। सेनेका अपने ल्यूसिलियस को नैतिक पत्रों मॉरल लेटर्स टू लुसिलियस में मृत्यु के भय, हानि के दुख और अपनी खुद की गलतियों के बारे में खुलकर लिखते हैं। वह खुद को किसी महामानव की तरह पेश नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत अपनी मानवीय नाजुकता को स्वीकार करते हैं। असली ताकत इसी में निहित है। ताकत इसमें नहीं है कि आप अजेय होने का दिखावा करें। असली ताकत तो अपनी कमजोरियों को जानने और उन पर काम करने में है। ताकत इसमें है कि खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहने का साहस हो। दिखावटी स्टोइकवाद सूडो स्टोइसिज्म हमें अजेयता का मुखौटा पहनने को कहता है। वहीं सच्चा स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि इस मुखौटे को उतारने का साहस रखें और खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, अपूर्ण, संवेदनशील, लेकिन हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करने वाले। यहीं पर हम एक अहम अंतर को समझते हैं। सोशल मीडिया पर स्टोइक दिखने वाले लोगों के लिए स्टोइकवाद एक संज्ञा है। ये बस एक लेबल है जिसे वे खुद पर चिपका लेते हैं। मैं एक स्टोइक हूं। क्यों? एक छवि है, एक दिखावा है, एक सुंदर मुखौटा है जिसे सोशल मीडिया पर फोटो के लिए पहना जा सकता है। एक समझदार किताब के साथ फोटो ली, एक उद्धरण पोस्ट किया और उनके लिए आज का स्टोइकवाद बस पूरा हो गया। लेकिन एक सच्चे दार्शनिक के लिए स्टोइकवाद कोई संज्ञा नहीं, बल्कि एक क्रिया है। यह रोजाना, हर पल का अभ्यास है। आप सिर्फ स्टोइक हो नहीं सकते, आप केवल स्टोइकवाद का अभ्यास कर सकते हैं। यह वैसे ही है जैसे उस व्यक्ति और एक असली एथलीट के बीच का अंतर, जिसने महंगा जिम सूट खरीदकर जिम में सेल्फी ली हो और जो हर दिन, हर मौसम में अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलता है। असली अभ्यास है आने वाले दिन के बारे में सुबह की गहन चिंतन। ये शाम को अपने कार्यों का विश्लेषण करना है। मैंने कहाँ नासमझी की, कहाँ क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दी, कहाँ और अधिक सहानुभूति दिखा सकता था। ये ट्रैफिक जाम में, कतार में या बॉस के साथ बहस में अपने विचारों का लगातार अवलोकन करना है। ये एक कठिन और कभी कभी अप्रिय आंतरिक मेहनत है जिसे कोई नहीं देखता। दिखावटी स्टोइकवाद एक सुंदर शोकेस है। सच्चा स्टोइकवाद वह है जो उस शोकेस के पीछे की कार्यशाला में होता है, और यहीं से हम दर्शन के मूल में प्रवेश करते हैं। एक ऐसे विचार पर जिसे छद्म स्टोइक ने इतना विकृत कर दिया है कि उसे पहचानना मुश्किल है। वह विचार है सद्गुण का। अगर आप किसी इंस्टा ज्ञानी से पूछे कि सद्गुण क्या है, तो वह शायद आपको एक छवि बताएगा। कूल दिखना, हार न मानने वाला, सफल और भावनात्मक रूप से अभेद्य रहना। उसके लिए सद्गुण, ताकत और प्रभुत्व के बाहरी गुणों का एक संग्रह है। लेकिन सच्चे स्टोइक के लिए सद्गुण ही एकमात्र वास्तविक भलाई है, और इसमें 4 विशिष्ट गुण शामिल हैं। पहला है ज्ञान या बुद्धिमत्ता, सही को गलत से और तटस्थ चीजों से अलग पहचानने की क्षमता। दूसरा है न्याय, ईमानदारी, दयालुता और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। तीसरा है साहस, खतरे, दर्द या डर का सामना करते हुए विवेक पर आधारित होकर सही तरीके से कार्य करने की क्षमता, न कि लापरवाही पर। और चौथा है संयम, आत्मनियंत्रण, सही मात्रा में चीजों की इच्छा करने और करने की क्षमता, अति से बचना। क्या आप इस गहरे अंतर को समझ पा रहे हैं? छद्म स्टोइकवाद हमें एक मजबूत अहंकार बनाने सिखाता है, जबकि असली स्टोइकवाद हमें एक अच्छा चरित्र बनाने सिखाता है। यह कूल होने के बारे में नहीं है, ये एक अच्छा इंसान बनने के बारे में है। बुद्धिमान, न्यायप्रिय, साहसी और संयमी। और ये सब कुछ बिल्कुल बदल देता है। और अंत में
हम उस मुख्य मौलिक गलती पर आते हैं जिससे बाकी सारी अन्य समस्याएं जन्म लेती हैं। यह तथाकथित संयमवाद अलगाव का दर्शन है। हमने जिन विचारों पर चर्चा की, उनमें से हर एक भावनाओं को दबाने से लेकर आत्म केंद्रितता तक एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है। इंसान और दुनिया के बीच एक दीवार खड़ी करना, एक ऐसा अभेद्य किला बनाना जहां जीवन के तूफानों से, दूसरे लोगों से और अपनी खुद की भावनाओं से छिपा जा सके। अकेले योद्धा की यह पूरी छवि, जो एक शत्रुतापूर्ण दुनिया का सामना करता है, इंस्टा संयमवाद का मूल मंत्र है। यह अलग होना, दूर रहना और खुद में सिमट जाना सिखाता है। यह कहता है, तुम एक द्वीप हो और यही इसका सबसे बड़ा और दुखद छलावा निहित है, क्योंकि सच्चे संयमवादियों का दर्शन ठीक इसके विपरीत सिखाता था। और जो बात उन्होंने अपनी शिक्षा के केंद्र में रखी थी, उसे आधुनिक ज्ञानी न केवल अनदेखा करते हैं, वे इससे डरते भी हैं। और अब आता है वह सबसे अहम और हैरान कर देने वाला सच, जो इस इंस्टाग्राम स्टोइकिसिज्म के पूरे विचार को ही ध्वस्त कर देता है। ये दिखावटी स्टोइक अपनी फिलॉसफी को अलगाव, स्वार्थ और एक अकेले योद्धा की छवि पर गढ़ते हैं जो दुनिया से लड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली स्टोइकिसिज्म तो असल में प्यार का दर्शन है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। स्टोइकिसिज्म के केंद्रीय विचारों में से एक, जिसके बारे में लोकप्रिय चर्चाओं में शायद ही कभी बात की जाती है, वह है ओइकेओसिस। इसे जुड़ाव या अपनापन के रूप में समझा जा सकता है। स्टोइक मानते थे कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। वे मानवता को कई संकेंद्रित कॉन्सेंट्रिक वृत्तों के रूप में देखते थे। सबसे अंदर के वृत्त में आप खुद हैं, फिर आता है आपका परिवार, उसके बाद दोस्त, सहनागरिक और इसी तरह सबसे बड़े वृत्त तक, जिसमें पूरी मानव जाति शामिल है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति का काम है कि वह अपनी परवाह और प्रेम को केंद्र से इन बाहरी वृत्तों की ओर बढ़ाता जाए, जब तक कि उसे धरती के हर इंसान के साथ अपनापन महसूस न होने लगे। समझ रहे हैं आप, ये कितना बड़ा उलटफेर है। जिस फिलॉसफी को आज अति व्यक्तिवाद, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म के गीत की तरह बेचा जा रहा है, वह असल में सर्वव्यापी जुड़ाव, सहानुभूति और पूरी मानवता के प्रति अपने कर्तव्य की शिक्षा है। एक सच्चा स्टोइक कोई भावहीन चट्टान नहीं, बल्कि एक विश्व नागरिक है जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। तो अगली बार जब आप किसी स्पोर्ट्स कार के बैकग्राउंड में मार्कस ऑरेलियस का कोई उदाहरण देखें, तो बस इतना याद रखिएगा, असली स्टोइकिसिज्म दुनिया से उदासीनता की दीवार बनाकर खुद को अलग थलग करने के बारे में नहीं है। ये दूसरे लोगों तक पुल बनाने के बारे में है। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया या आपने कुछ नया सीखा है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए विश्लेषण न चूकें। और अब आपसे एक सवाल कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपने ऑनलाइन सबसे अजीब या बेतुकी स्टोइक सलाह कौन सी देखी है। आइए इस पर साथ मिलकर चर्चा करें।